नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका स्वागत है। रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजों पर केंद्रित हमारा पिछला इकोनॉमिकम आप लोगों ने खूब सराहा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते नए इकोनॉमिकम नए अर्थात के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से अर्थात की नई किश्त पे बात करें, इकोनॉमिकम पे बात करें, उससे पहले आपको बता दें आज इकोनॉमिकम में क्या क्या खास होगा। तो सबसे पहले बात होगी अर्थात की, फिर होंगे आपके सवालों के जवाब, आपकी इनकम से जुड़ी बात, किस्सों के सिक्के की एक झलक मिलेगी और चलते चलते अंशुमान जी बताएंगे एक खास किताब के बारे में जो इस हफ्ते पढ़ने के लिए अंशुमान जी आपको बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अर्थात। तो सबसे पहले विषय पर प्रकाश डलवाते हैं अंशुमान जी से। सर, मुद्दा क्या है इस बार के इकोनॉमिकम का? शुभम, इकोनॉमिकम में आप सबका स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। और इकोनॉमिकम को जैसी प्रतिक्रिया, जैसे सवाल और जिस तरीके का प्रोत्साहन मिलता है वो हमारे लिए इस काम को और ज़्यादा गंभीर बनाता है। हम इस हफ्ते उन सवालों पर जवाब पर बात करने जा रहे हैं जो सवाल शायद आपके दिमाग में, सोशल मीडिया पर और पूरे देश के लोगों के दिमाग में होंगे। और वो सवाल है सिर्फ़ और सिर्फ रुपए की कीमत को लेकर। रुपया क्यों गिर रहा है? रुपया इतना ही क्यों गिर रहा है? रुपए की मजबूती और रुपए की कमजोरी के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? और क्या भारत में विदेशी मुद्रा का संकट दरवाजे पर खड़ा है, या इस संकट की संभावनाएं कितनी ज़्यादा हैं? ये सारे सवाल जटिल हैं और इन सवालों को लेकर इतने किस्म के अलग अलग व्याख्याएं हमारे सामने हैं कि हमें समझने में दिक्कत होती। हम आज आपको वो चीज़ें बताएंगे, एक एक करके उन गुत्थियों को खोलने की कोशिश करेंगे जिससे आप ये समझ सकें कि भारत इस समय विदेशी मुद्रा संतुलन, भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा सुरक्षा के मामले में कहाँ खड़ा हुआ है, जोखिम का खतरा कितना बड़ा है। तो चलिए आज बात होगी विदेशी मुद्रा भंडार की। आपको ध्यान होगा हमने डॉलर के ऊपर एक पूरा एपिसोड किया था जिसमें आपको डॉलर से जुड़ी हर बात बता दी थी। फिर एक रुपए पे एपिसोड किया था जिसमें आपने रुपए से जुड़ा सब कुछ जान लिया था। रीर नीर, कमजोर कहाँ है रुपया, मजबूती की जितनी बहस थी उसमें आपके सारे उन सवालों के जवाब मिले थे। आज बात है विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत में इससे पहले 3 संकट आ चुके हैं विदेशी मुद्रा भंडार के मोर्चे पर, जिनका रिश्ता सीधा डॉलर की कमी से है। और अंशुमान जी ऐसी आशंका जता रहे हैं कि हम चौथे की कहीं रास्ते पर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम चौथे संकट के दरवाजे पर, उसकी दहलीज पर पहुंच गए हैं। तो अब निश्चित तौर पर आपकी उत्सुकता होगी कि पूर्व के संकट कब आए, कैसे आए, क्यों आए, उसके बाद क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अर्थात पर बातचीत। आप लिख रहे हैं सर कि भविष्यवाणियां पढ़ने की बजाय इतिहास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगाना चाहिए, ऐसा क्यों? हाँ शुभम, हम इसकी शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और एक और बात आज की चर्चा में आपको कई आंकड़े दिखाई देंगे, कई महत्वपूर्ण आंकड़े और कई चार्ट दिखाई देंगे। वो चार्ट हम बार बार लेकर आएंगे ताकि आप उन आंकड़ों के साथ इस चुनौती को समझ सकें। ये चुनौती समझना हमारे और आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रुपए की कमज़ोरी और गिरावट का जो पिछला इतिहास है भारत का, उसने हमें बहुत परेशान किया है। और भारत के उस इतिहास की तरफ पीछे जाकर ही हम समझ सकते हैं। और इसलिए भी जाना ज़रूरी है क्योंकि जब भी रुपए की गिरावट की बात होती है तो राजनीतिक व्याख्याएं हमेशा इतिहास से प्रेरित होती हैं। 2013 में ऐसा हुआ था, 2008 में ऐसा हुआ था, 1991 में ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ था 1991 में, 2013 में, 2008 में? उस रोशनी में हम समझें कि 2022 में हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमेशा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या राजनीतिक जवाब एक दूसरे पर इतिहास के संदर्भ में ही आते हैं। कार्ल मार्क्स एक दिलचस्प बात कहते थे शुभम, कि इतिहास जो है वो जीवंत या सक्रिय अर्थशास्त्र है। जो इकोनॉमी में आज ये देख रहे हैं, ये पिछले दौर का एक्शन है, हिस्ट्री इन एक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में हर चीज़, जो भी बदलाव हमने आपके आसपास देखे हैं, जितना भी इतिहास हमारे पास है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी इकोनॉमिक फैक्टर में, किसी न किसी अर्थशास्त्र में है। और इसलिए जो बात शुभम ने कहा कि जितने भी समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब भी कभी आपको अर्थव्यवस्था को समझना हो, इकोनॉमिक्स को समझना हो, व्यवस्थाओं को समझना हो, तो भविष्यवाणियां मत पढ़िए, इतिहास पढ़िए, पीछे जाकर देखिए। शेयर बाजार के सारे निवेशक अपना फैसला, भविष्य का फैसला अतीत को देख कर लेते हैं। सारे चार्ट आपको पहले क्या हुआ था ये बताते हैं और उसके आधार पर अपने अगले फैसले को तय करते हैं। यानी आप देखते पीछे और चलते आगे हैं। शेयर बाजार में हमेशा शेयर बाजार पीछे देखता है और आगे चलता, आप देखते हैं। तो वही काम हम आज इस डॉलर की मजबूती, रुपए की कमजोरी, विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके असर की जुड़े हुए सारे सवाल, जितने भी सवाल आपके दिमाग में होंगे, उन सवालों की गुत्थी खोलने के लिए करते हैं। हमें पता है रुपया बुरी तरह टूट रहा है,
बड़ी गिरावट रुपए में आ चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार से 100 अरब डॉलर निकल चुके हैं। कुछ मोटी मोटी सुर्खियां हैं जो आपने दिमाग में रखें। रुपया इस साल मार्च के बाद काफ़ी तेजी से गिर चुका है, 13-14% के आसपास की गिरावट है। विदेशी मुद्रा भंडार से 100 अरब डॉलर निकल चुके हैं। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भारत की थोक महंगाई में 50 से 60% हिस्सा रखती है, और भारत की आयातित महंगाई जो हम तेल के तौर पर, कच्चे तेल के तौर पर, बाकी सामानों के तौर पर इंपोर्ट कर रहे हैं, उसने हमें बुरी तरह परेशान कर रखा है। और एक बड़ी एजेंसी ने मौजूदा परिस्थिति में भारत की क्रेडिट रेटिंग पर खतरे की भविष्यवाणी भी कर दी है, और यह कहा है कि अगर मौजूदा परिस्थितियां जारी रहीं तो भारत की संप्रभु साख में गिरावट होगी। भारत संप्रभु साख के सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ है। यह है सिटिंग, ये हैं संदर्भ, जिन संदर्भों के तहत हम आगे जा रहे हैं। अब हम पीछे चलते हैं और पीछे चलकर देखते हैं कि भारत के जो पिछले मुद्रा संकट आए थे वहां से हमें क्या समाधान मिले थे, क्योंकि इस संकट को समझने के और इसके समाधान के सूत्र भी वहीं से मिलेंगे। वो सूत्र राजनेता लेना चाहें या ना लेना चाहें, सरकार के नीति निर्माता लेना चाहे ना लेना चाहे, लेकिन देश के लोगों को उन समाधान के सूत्रों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे क्या हुआ था। भारत का पिछला 75 साल का इतिहास किसी बहुत तेज विकास दर का इतिहास नहीं। हमने किसी भी कालखंड में 10-12% की रिकॉर्ड विकास दर हासिल नहीं की। हम औसत दर से बढ़े, लेकिन हमारे पास कोई बड़े संकट भी नहीं आए। पिछले 75 साल में भारत में किसी बड़े आर्थिक संकट का भी इतिहास नहीं है। भारत में जब भी कभी, जब हम आर्थिक संकट की बात करें तो आप ताज़ा स्मृति में पूर्वी एशिया की मुद्रा संकट देख सकते हैं, थाईलैंड, मलेशिया के, जब उनकी मुद्राएं बुरी तरह टूट गई थी और देश से कैपिटल भागने लगी थी। आप अमेरिका का मेजर बैंकिंग संकट देख सकते हैं, लीमन क्राइसिस देख सकते हैं, उसका असर अटलांटिक के इस पार यूरोप पे आया है। यूरोप का मेजर बैंकिंग संकट देख सकते हैं, यूरोप का अभी का ताज़ा संकट देख सकते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत में कुछ इस तरीके की बड़ी आर्थिक उथल पुथल नहीं हुई। केवल 4 ऐसे घटनाक्रम हैं, जिसमें 91 का घटनाक्रम सबसे बड़ा था, जहां से भारत की दिशा बदली। 1991, 2008, 2013 और आज हम 2022 में खड़े हैं, जहां पर भारत के रुपए में रिकॉर्ड गिरावट दिखती है पिछले 75 सालों के हिसाब से। अगर तुलना में देखें तो इन 3 कालखंडों में 3 भारत के पास चुनौतियां आई, और वो तीनों चुनौतियां जिस दरवाजे से आई वो विदेशी मुद्रा का दरवाजा था। यानी हमारी चुनौती इससे नहीं आई कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में है या ग्रोथ में। हमारी चुनौती इससे भी नहीं आई, सूखे ने कभी प्रभावित किया, कभी बाढ़ ने प्रभावित किया, कभी उत्पादन कम हुआ, कभी उत्पादन ज़्यादा हुआ, महामारियां आई, प्राकृतिक आपदाएं आई। पर जो आर्थिक संकट हमारे सामने आए, वो तीनों आर्थिक संकट इससे पहले की जो चुनौतियां थी और जो हम आज देख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ये तीनों विदेशी मुद्रा के रास्ते से आए। ये तारीखें आप याद रखिए, बार बार इन तारीखों का रेफरेंस इसमें आपके साथ आएगा। कुछ चार्ट हम दिखाएंगे जिनको अगर अपने दिमाग में रखेंगे तो आप समझ पाएंगे। 1991, 2008-9 और 2013। 1991 भारत में भुगतान संतुलन की गंभीर परिस्थिति, भारत ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के करीब पहुंच गया। 2008-9 जब हमने लीमन क्राइसिस देखी और उसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा, भारत में विदेशी पूंजी बाहर से निकलने लगी, रुपए में गिरावट हुई। और 2013 लगभग वैसी ही परिस्थिति थी जिस परिस्थिति में हम आज खड़े हुए हैं, जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी। भारत का कैपिटल मार्केट, जहाँ पर विदेश से पूंजी आती थी, वो बुरी तरह हिल गया था। और आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भारत दुनिया में ब्याज दरें भी बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ी हुई और भारत के रुपए पर दबाव है। सर, तो क्या माना जाए, जो पुराने पिछले संकट थे वो ज़्यादा जटिल थे या 2022 ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है? मुझे लगता है कि 2022 के संकट को समझने के लिए हमें 2 घाटों की कहानी समझनी पड़ेगी, 2 डेफिसिट्स की। तो ये स्टोरी ऑफ 2 डेफिसिट है, 2 घाटे हैं जिन्हें इस संदर्भ में समझना पड़ेगा। यहाँ से हमारी गुत्थी खुलती है और जो शुभम का सवाल है उसका जवाब मिलता है। तो 2 घाटों की कहानी इसलिए समझना ज़रूरी है कि अभी जब हाल में भारत के को लेकर विश्व बैंक ने, नोमुरा ने, IMF ने, यहाँ तक RBI ने और बाकी लोगों ने अपनी भविष्यवाणियाँ दी, अपने आकलन दिए, तो उनकी फिक्र इस बात को लेकर ये नहीं थी कि भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहेगी या 7% रहेगी, 7% से नीचे आ जाएगी। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में भारत में मंदी से उबरने के बाद किसी बहुत बड़ी या तेज विकास दर की उम्मीद नहीं थी कि हम 9%, 10% से ग्रो कर रहे होंगे, इस तरीके की संभावनाएं नहीं थी। जब कोविड नहीं आया था तब भी भारत में कोई डबल डिजिट की विकास दर के आकलन नहीं थे, उपलब्ध थे। और कोविड के दौरान हम जितनी तेजी से नीचे गिरे थे उस हिसाब से भारत की आर्थिक विकास दर में 7%, 7.5% के अधिकतम आकलन थे, और जब घटना शुरू हुई तो 6.5% के आसपास आ गए। तो यानी भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर या भारत की अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार को लेकर दुनिया किसी गफलत में नहीं रहती। उसे पता है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था और ये धीमे धीमे मूव करती है। सबसे बड़ी चिंता उनकी क्या थी
सबसे बड़ी चिंता भारत का विदेशी मुद्रा संतुलन थी। और इसलिए अगर आप देखें, चाहे वो आरबीआई हो या वो वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, सबने एक चीज का जिक्र बार बार किया और वो था करंट अकाउंट डेफिसिट या भारत में चालू खाते का घाटा। यह वैसा ही खाता है जिस खाते को मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा कितनी आती है और भारत से विदेशी मुद्रा कितनी बाहर जाती है, इसका अंतर बताता है। विदेशी मुद्रा आने के जो रास्ते हैं उन पर हम आगे चर्चा करेंगे और जो जाने के रास्ते हैं वो हमारे सामने हैं। अब यहां से हम पीछे चलकर देखते हैं कि ये जो एक घाटा है, जिस घाटे की रोशनी में भारत के संकटों की पैमाइश होती है, जिसका जवाब सरकार या रिजर्व बैंक अपने अपने तरीके से देते हैं। 1991 और 2012-13 के बाद पहली बार भारत में चालू खाते का घाटा यानी विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी का अंतर 3% से ऊपर जा रहा है जीडीपी की तुलना में। जीडीपी की तुलना में 3% का लेवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऊपर जाते ही खतरे के अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास उतनी पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं है जितनी आपको जरूरत है। 1991 में ये 3% से ऊपर चला गया था तो क्राइसिस आ गई थी, पर वहां के उस समय की क्राइसिस का संदर्भ यह था कि उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत कम था, बहुत सीमित था, और जब ये घाटा ऊपर गया तो 1991 में क्राइसिस आई। 2012 में ये 4.7% पर गया तो 1991 के बाद रुपए ने सबसे तेज गिरावट दर्ज की। जैसे ही ये 4% की 4.7% के आसपास गया, सबसे तेज गिरावट दी। अब आप ये कैट की स्पाइक्स को जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की गिरावट की बढ़ोतरी है, इसे आप ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा। वो जो 2013-14 का ऊपर का ग्राफ दिखता है जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी, अभी हम आज देख रहे हैं कि ये 2008 के पास है, 3 के आसपास जा रहा है। तो 3% का लेवल सेफ कैप लेवल होता है। इससे ऊपर जाते ही पूरे विदेशी मुद्रा बाजार में जैसे माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है ये लगभग वैसे है कि जैसे 99 से 100 तक का सहनीय टेम्परेचर है, 99 तक का, और जैसे ही टेम्परेचर 99 से ऊपर 100 की तरफ जाना शुरू होता है वैसे ही अर्थव्यवस्था में और शरीर में दिक्कतें आना शुरू होती हैं। 2012 का आंकड़ा हमने 4.7% का देखा। इस समय यह माना जा रहा है, अभी जितने आकलन हमारे पास उपलब्ध हैं सरकार की तरफ से और गैर सरकारी एजेंसियों की तरफ से, ये भारत का चालू खाते का घाटा इस साल जीडीपी के 3.3% तक पहुंच जाएगा, जिसके आकलन हमें भी मिल रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का भी हम आगे बात करेंगे। ट्रेड डेफिसिट के कारण यह परिस्थिति दिखाई दे रही है। हम यहाँ वो चार्ट दिखाना चाहेंगे आपको एक बार, जो बेसिक चार्ट है, जिसके आधार पर इन चारों जो चारों सिनेरियोज हैं उन्हें आप फिर से देख लें। एक बार हम वो चार्ट चलवा दो, एक बड़ा सा चार्ट था जिसमें हमने 4 सिनेरियो, नहीं एक और था, एक कोई और सबसे पहले लगाया था हमने उसी शुरुआत में, जहां हम ये 3 सिनेरियो बता रहे थे। वो वाला देखिए, एक और था जिसमें 3-4, ये वाला चार्ट था, ये वाला, हाँ, ये शुरुआत में आना। ठीक है, वो चार्ट हम वहाँ भी चेंज करा सकते हैं। हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले, हम चालू खाते के घाटे पर आगे बढ़ें उससे पहले ये चार्ट देखना आपके लिए ज़रूरी है। ये वो 4 हमारे पास वो 3 कालखंड हैं, अभी के मौजूदा कालखंड की स्थिति अलग है। ये 3 कालखंड हैं, इसमें भारतीय विदेशी मुद्रा या भुगतान संतुलन की परिस्थिति के ये 3 बड़े सूत्र हैं जो आपको दिखाई देते हैं। 2008 और 9 की फाइनेंशियल क्राइसिस, भारत के फॉरेक्स में करीब $57 बिलियन की गिरावट, रुपया करीब 19.22% टूटा और डॉलर इंडेक्स 6% बढ़ा। डॉलर इंडेक्स महत्वपूर्ण, इसे हम आगे लेकर भी आएंगे। जब टेपर टेंट्रम होता है 2013 में इस चार्ट को हम दोबारा स्क्रीन पर रखेंगे तो बेहतर होगा। 2013 में जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, रुपए में गिरावट होती है करीब 11% की, विदेशी मुद्रा भंडार उसका आधा गिरता है, जितना विदेशी मुद्रा भंडार 2008-9 में गिरा था। और उसके बाद आज की परिस्थिति हमारे सामने है, जब रुपए में गिरावट है पिछले 2 चरणों की तुलना में डॉलर के मुकाबले 8.2%, पर विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही इन 3 चरणों के तौर पर। 1991 हमने इसमें इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि 1991 में न तो भारत की मुद्रा परिवर्तनीय थी, तो इसलिए डॉलर के मुकाबले गिरावट नापने का कोई तरीका नहीं था, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी उस समय उतना बड़ा नहीं था। तो ये 3 टेंट्रम। अब हम वापस कैड के डिस्कशन पर लौटते हैं, चालू खाते के घाटे का। चालू खाते के घाटे की या भारत में डॉलरों की कमी की सबसे बड़ी वजह ट्रेड है। और यहां हमें समझना जरूरी है कि भारत चिरंतन व्यापार घाटे का देश है।
पूरे इतिहास में 75 साल के इतिहास में भारत का कोई कालखंड, केवल कोविड का समय आप छोड़ दें तो कोई कालखंड ऐसा नहीं रहा है जिस कालखंड में भारत में व्यापार घाटा ना होता हो। यानी हम भारत में निर्यात ज़्यादा आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम रखते हैं। IMF की एक रिपोर्ट बताती है, उसका चार्ट हम आपको दिखाएंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट के पैमाने पर भारत की स्थिति दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब है। अब आप अगर इस घाटे की रोशनी में चालू खाते की घाटे की दृष्टि से देखें तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन करीब 1.7% हैं उनके जीडीपी की तुलना में। भारत करीब 3.5% के आसपास एक्सपेक्टेड है अभी की स्थिति में। जो हम यहाँ खड़े हैं थोड़ा सा कम होगा आने वाले समय में साल के हिसाब से। और अगर आप बाकी देशों को देखें तो उनके करंट अकाउंट पॉजिटिव्स दिखाई दे रहे हैं। यह पहला महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमारे लिए यहाँ समझना जरूरी है। सर, लेकिन चालू खाते का घाटा नया नहीं है। आपने भी अपनी बात में कहा कि चिरंतन है भारत में, तो हमेशा से आयात ज़्यादा हुए हैं, निर्यात कम रहे हैं, तो इस बार इतनी हाई तौबा फिर क्यों है? इसकी वजह दूसरी है। चालू खाते का घाटा भारत में चिरंतन है, लेकिन जब तक ये 3% से नीचे है तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बाकी स्रोतों से डॉलर जुटाकर इसे फिनांस कर सकती है। और इसलिए भारत में एक दूसरा अकाउंट, जो हमने कहा था दो घाटों की कहानी, तो एक दूसरा अकाउंट उतना ही महत्वपूर्ण है। चालू खाते में अगर 2.5% जीडीपी की तुलना में 2.5% 3% का घाटा होता है तो उसे संतुलित करता है भारत का कैपिटल अकाउंट। यानी एक वो अकाउंट है जहां से व्यापार का लेन देन होता, करंट अकाउंट में, और कैपिटल आती है। करंट अकाउंट में जो पैसा आया वो तुरंत निकल जाता है, कैपिटल अकाउंट में लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। बजट की भाषा में ये अकाउंट दूसरे तरह से नापे जाते हैं, पर जब विदेशी मुद्रा के आधार पर यह नापा जाता है कि जो लंबे समय तक आने वाले पैसे हैं वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं और जो तुरंत आने वाले पैसे हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं और निकल जाते हैं। इसे आप अपने सामान्य बैंकिंग भाषा में भी समझ सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में वो पैसा आता है या वो निवेश आता है या वो डॉलर आते हैं जो लंबे समय के लिए भारत में आते हैं। इनमें क्या क्या है शुभम? इसमें है शेयर बाजार में कंपनियों का निवेश, जो स्टॉक मार्केट में FPIs हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, विदेशी निवेश आया। कंपनियां जो विदेश से कर्ज लेकर आती हैं, क्योंकि कर्ज लंबी अवधि के लिए होते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के, वो पैसा कैपिटल अकाउंट में काउंट होता है। जो अनिवासी भारतीय हैं, जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, जो पैसा भारत में भेजते हैं या जो डिपॉजिट करते हैं, वो इसमें आता है। और यहाँ हालत फिलहाल पिछले लिबरलाइजेशन के बाद 2000 के बाद काफ़ी ठीक ठाक रहा है। मतलब भारत का कैपिटल अकाउंट पिछले 3 साल में अगर आप ध्यान से देखें, पिछले एक दशक में जीडीपी के अनुपात में 3.1% का सरप्लस दिखाता है। और यही वो संतुलन है जो संतुलन हमें किसी भी संकट से बचाता रहता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट 3% के सरप्लस में होता है और राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा करीब जीडीपी की तुलना में 2.5% के नुकसान में होता है। ये पहली बार हो रहा है। क्यों 2022, 2013 और 8 से डिफरेंट है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारत में सभी स्रोतों से आने वाले डॉलर कम हो रहे हैं। यानी कैपिटल अकाउंट में भी जो डॉलर आ रहे हैं वो भी घट रहे हैं, और करंट अकाउंट में तो हमेशा घाटा था ही, वहाँ तो पर्याप्त डॉलर आते ही नहीं थे। इधर दूसरी तरफ डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि निवेश भी बाहर निकल रहा है और कच्चे तेल के कारण की कीमतें बढ़ने के कारण, आयात बढ़ने के कारण डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। और इसलिए हमें रुपए पर इतना रिकॉर्ड दबाव दिख रहा है। पर रुपए पर जितना दबाव दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा दबाव विदेशी मुद्रा भंडार पर दिख रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकल रहे हैं और वो डॉलर की कमी हमें इसमें रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल, यानी कि मुख्य समस्या जो है दरअसल वो डॉलर की है। चाहे वो कैपिटल अकाउंट में आए, चाहे वो ट्रेड अकाउंट में आए, डॉलर आना चाहिए। और क्योंकि इस समय डॉलर की मांग बढ़ रही है, कैपिटल अकाउंट जो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद थी वो छीज रही है, टूट रही है, और ट्रेड में तो स्थिति खराब है, आयात लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्य समस्या अगर डॉलर की है तो अब हम डॉलर के स्रोत पर बात करते हैं कि जहां से डॉलर आता है दरअसल वहां क्या स्थिति। सर, पहला बड़ा स्रोत होता है निर्यात। हम जो भी कुछ निर्यात करते हैं उससे डॉलर आता है, तो निर्यात की इस समय क्या स्थिति है? अब डॉलर आए कहां से? निर्यात को लेकर हमारे आसपास जितनी भी चर्चाएं होती हैं वो कई सारी वास्तविकताओं को से परे होती हैं, और हम निर्यात को लेकर बहुत उत्साहित ढंग से भारत की तुलना कभी थाईलैंड कभी चाइना से करने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ वास्तविकता हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि पहले दिन से 91 और उससे पहले से भी माने, निर्यात भारत की कभी कोई बड़ी उम्मीद नहीं रहे। भारत ने निर्यात में कोई बहुत बड़ा परचम या कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं लहराया, क्योंकि भारत चिरंतन व्यापार घाटे का देश है। ये देखिए व्यापार घाटे का आंकड़ा आप लगातार देखते चले, 2000 से लगातार व्यापार घाटा बढ़ता रहा है। क्योंकि
क्योंकि भारत जितना निर्यात बढ़ाता है उससे कहीं ज़्यादा उसका आयात बढ़ता जाता है, क्योंकि भारत के निर्यात में जो चीज़ें आगे आती हैं उन सब चीज़ों में एक इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। अगर भारत पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट करता है तो कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, अगर जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है तो कच्चे हीरे, अनगढ़ हीरे और सोने का इंपोर्ट करता है, और अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट करता है तो उसके पुर्जे और कंपोनेंट बाहर से मंगाता है। तो भारत का व्यापार निर्यात भारत के लिए कभी भी विदेशी मुद्रा का भरोसेमंद स्रोत नहीं रहा। एक सहारा जरूर रहा, लेकिन भारत में व्यापार वो स्रोत हमेशा जितने डॉलर हम निर्यात से जुटा पाते हैं उससे कहीं ज्यादा डॉलर हम आयात पर खर्च करते हैं, और यही वो व्यापार घाटा है। ताजा ऊंचाई आने तक भारत में औसत व्यापार घाटा बीते एक साल में करीब 20 से 30 अरब डॉलर के आसपास रहता है। केवल 2 ही साल ऐसे थे कोविड के जब भारत का ट्रेड सरप्लस में था, जब भारत ने कुछ बड़ा इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि कारोबार बंद था और एक्सपोर्ट हो रहे थे। आमतौर पर माना जाता है, शुभम, यहाँ से सबसे बड़ा सवाल है जिस बहस पर हम लगातार, ये इंडिया के ट्रेड डिफिसिट का आंकड़ा आपके सामने इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंडिया का ट्रेड डिफिसिट केवल 2 साल जो कोविड के थे उन वहाँ ही हरे रंग में है, बाकी आप पूरे समय भारत का व्यापार घाटा लगातार, क्योंकि हम जितना बेच रहे हैं दुनिया में उससे ज़्यादा दुनिया से खरीद रहे हैं। और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ट्रेड डेफिसिट के मामले में दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट रखने वाले देशों में से है, और ये भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग का अपना चैलेंज है। आमतौर पे माना जाता है कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो निर्यात को फ़ायदा होता है। ये एक बड़ी गुत्थी और बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में। आमतौर पर जब हम रुपए की गिरावट पर बहस करते हैं और हमें इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं या बताए जाते हैं कि डॉलर के मुकाबले तो रुपया कमज़ोर हुआ लेकिन बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ, तो हम तर्क नहीं समझ पाते। और बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपए का मजबूत होना निर्यातों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वहाँ आप उस देश की करेंसी से बाजार में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हम आमतौर पर मानते हैं कि रुपये की कमजोरी के कारण निर्यात में फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में निर्यात की बढ़त किसी भी स्थिति में रुपए की कमजोरी से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डिमांड से प्रभावित होती है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं चार्ट में। पिछले 15 सालों में एक से ज़्यादा बार ऐसा हुआ है जब रुपया बहुत मजबूत था लेकिन फिर भी भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता रहा, निर्यात में बढ़ोतरी हुई। चीन के संदर्भ में परिस्थिति इसकी बिल्कुल उल्टी है। क्रिसिल का चार्ट है, अगर आप इसे ध्यान से देखें, रूपी के एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का और रूपी के गिरावट का, तो आपको दिखाई देगा 2006-07 का आंकड़ा इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दिखाई 2006-07 में, तो 2020-21 में भी ऐसा हुआ। रुपया मजबूत था फिर भी भारत का निर्यात बढ़ता रहा है। माना जाता है, क्रिसिल का एक ताजा अध्ययन है, ये बताता है कि अगर दुनिया की विकास दर में 1% की कमी या बढ़त होती है, ग्रोथ रेट में 1% की कमी या बढ़त होती है, तो भारत का निर्यात करीब 2% घटता है, बढ़ता है। यानी अगर ग्लोबल ग्रोथ रेट या ग्लोबल ट्रेड की ग्रोथ रेट कम होगी तो भारत का रुपया चाहे कितना भी कमजोर हो, भारत का ट्रेड या भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और अगर दुनिया में के बाजार में मांग अच्छी है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से ग्रो कर रही, तो रुपए की मजबूती कमजोरी का कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत के निर्यातों को बाजार मिलेगा। रुपए की कमजोरी से निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा तो मिलती है, लेकिन तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा बड़ा असर निर्यात पर दिखाई देता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग का। और यही ताज़ा खबर हमारे सामने है। रुपए में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन आप अगर भारत की एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखना शुरू करें तो जहां से रुपए में गिरावट शुरू होती है वहीं से भारत के निर्यात में भी रुपया कमजोर होता है, वहां से भारत के निर्यात बढ़ते नहीं दिखाई देते और इसमें गिरावट दिखती है। मुद्रा संतुलन के मामले में भारत की मुद्रा प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा मजबूत है, इसलिए हमें इसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये दूसरा चार्ट आप देखें कि भारत की जो प्रमुख भागीदार हैं उन सारे भागीदारों को भारत के निर्यात में गिरावट आई है, जबकि रुपए की मजबूती इसके पक्ष में जानी चाहिए थी। ये तो हो गई निर्यात की बात। भाई निर्यात कितने भी कर लीजिए आप, आयात हमेशा उसमें बड़ा हिस्सा रहेगा, इसलिए यहां से तो आप डॉलर नहीं पकड़ सकते, नहीं ला सकते, नहीं रोक सकते। सर चलिए कोई बात नहीं, निर्यात से ना आए। जो कैपिटल अकाउंट था, जो हमेशा से हमारी ताकत रहा है, वहां इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? कैपिटल अकाउंट को समझना हमारे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस पूरे विश्लेषण में समझने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न आंकड़ों के संदर्भ में कि भारत कितने जोखिम के कितने करीब खड़ा हुआ है। क्या ये परिस्थिति 1991, 2008, 2013 से ज़्यादा ख़राब है, या ये तूफान हमको दाएं बाएं से हिलाकर निकल जाएगा? हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार खाते में तो घाटा ही घाटा है और हमेशा से घाटा रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले देश हैं। तेल की महंगाई भी रहेगी, इंपोर्ट भी बढ़ते रहेंगे। दरअसल आप करीब से देखें शुभम, तो इस समय जो भारत की क्राइसिस है या भारत में जो संकट है विदेशी मुद्रा का, रुपए में गिरावट का, ये पूंजी खाते से निकलता है।
ये कैपिटल अकाउंट से निकलता है। ट्रेड अकाउंट से भारत में कभी कोई उम्मीद नहीं थी। कैपिटल अकाउंट की ही उठापटक भारत को हमेशा प्रभावित करती। 2013 में भी यही परिस्थिति हमने देखी थी। एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो 2008, 9 और 2013 से हमें इस बार अलग करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, मैं वो चार्ट दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे जिसमें हमने 3 अलग अलग सिनेरियोज का चित्र लगाया था। यहां जो फैक्टर हमें सबसे ज्यादा अलग करता है उससे वो डॉलर इंडेक्स की मजबूती है। पिछले 2 संस्करणों में, एक में तो डॉलर इंडेक्स एक में कोई बढ़ोतरी हमें नहीं दिखाई दी थी, एक में 2008 वाले संस्करण में चूंकि उस समय अमेरिकन अर्थव्यवस्था में सक्रियता दिख रही थी तो डॉलर इंडेक्स 6% मजबूत था। आज भारत दुनिया में डॉलर इंडेक्स में पिछले समय में, इस समय संकट में 17% की बढ़ोतरी हुई। ये एक फर्क है 2 पिछले संस्करणों की तुलना में। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं, अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो निवेश अमेरिका की तरफ वापस लौटता है, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटीज में या डॉलर डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज में निवेश आकर्षक हो जाता है। अमेरिका में ब्याज दरों का माहौल भारत के विपरीत है। अमेरिका में बेहतर रिटर्न है, भारत में भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं, इसलिए निवेश भारत से बाहर जा रहा है। तो एक फर्क समझना जरूरी है कि 2008 और 2013 की तुलना में भारत की इस समय की परिस्थिति को में डॉलर इंडेक्स की मजबूती और डॉलर की मजबूती, अमेरिका में महंगाई के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक बड़ा फैक्टर है जो पिछली बार हमने नहीं देखा था, जो भारत की विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन की स्थिति को कमजोर कर रहा है। और यह कमजोरी हमें प्रत्यक्ष रूप से भारत के कैपिटल अकाउंट में दिखती है, जहां से हम पूंजी लेकर आते थे और जिसके जरिए हम अपने चालू खाते के घाटे की भरपाई करते थे। यानी हमारी एक जेब फटी थी, दूसरी जेब में पैसे आते थे, इस जेब का पैसा उस जेब के नुकसान को भरता था। भारत में मोटे तौर पर डॉलर आने के पूंजी के रास्ते से कैपिटल के रास्ते से 3 स्रोत हैं। पहला है विदेशी निवेश, जो कि भारतीय शेयर बाजारों में आता है। 9 महीने के दौरान भारत के बाजार में नया निवेश तो नहीं आया, विदेशी निवेशक कर $22 बिलियन निकाल लिए गए, यानी ये पैसा भारत के बाजार से निकल गया। हमने थोड़ा सा रिवाइवल हाल के हफ्तों में देखा, लेकिन वापस हो गया, क्योंकि आने वाले समय में जब तक अमेरिका में अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होती, अमेरिका में महंगाई नहीं कम होती, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, ये गिरावट आगे जारी रहेगी। डॉलर जितना मजबूत होता जाएगा इस में कमी होती जाएगी। तो पहला जो प्रमुख स्रोत था जहां से विदेशी निवेश आता था, देखिए एफपीआई का आंकड़ा हमारे सामने है। भारत में विदेशी निवेश पूंजी का स्रोत गिरना एक पहली चीज है। दूसरा ये कि शेयर बाजार के अलावा भारत में एक बड़ा निवेश आया था स्टार्टअप्स में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम पी कहते हैं, जिसको स्टार्टअप फंडिंग कहते हैं, वेंचर कैपिटल कहते हैं, एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। ये सारी पूंजी या डॉलर भारत के नई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में, इकोनॉमी में निवेश के तौर पर आए थे। पूरी दुनिया में ये निवेश ब्याज दरें बढ़ने के बाद कम हो रहा है। रेफनेटिव की अभी ताजी रिपोर्ट बताती है, इसका भी चार्ट आप सामने देख लीजिए। रेफनेटिव की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सितंबर की तिमाही में प्राइवेट इक्विटी निवेश 77% गिरा। यानी जो प्राइवेट इक्विटी आती थी, जो कि कंपनियों में लंबे समय तक रहती थी, स्टार्टअप्स में जिसको हमने देखा था, वो उसकी ग्रोथ रेट 77% गिरी। जून की तिमाही में तो इसकी गिरावट 43% के आसपास थी और लगातार गिर रहा है। तीसरा जो पूंजी का प्रमुख स्रोत है वो अनिवासी भारतीयों का जमा है। यानी भारत में जो एनआरआईज हैं जो विदेश में रहते हैं, जो पैसा भारत में जमा करते हैं, वो एक तीसरा प्रमुख स्रोत था। याद होगा हमें शुभम के हाल में जब रुपए में तेज गिरावट दिखाई दी थी तो आरबीआई ने बैंकों को इस बात की इजाज़त दी थी कि वो अपने एनआरआई डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें, लेकिन उसका कोई बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ा। रुपया कमजोर है, ब्याज दरें अमेरिका में अच्छी हैं, जोखिम ज़्यादा है, इसलिए एनआरआई की जमा पिछले 1 साल में, आरबीआई का नंबर हमें बताता है, एनआरआई की जमा भारत में अप्रैल 21 से मार्च 22 के बीच में $7.36 अरब से घट के $3.23 अरब पर आ गई। ये आरबीआई का बुलेटिन है, ये बेस श्रिंक कर रहा है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट रुपी, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी डिपॉजिट और टोटल एनआरआई फ्लोज में हमें मार्च तक के आंकड़े दिखाई देते हैं, इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। जो डॉलर बेस है जो भारत में, ये दूसरा आंकड़ा है। देखिए एनआरआईज ने भारत में डॉलर की मजबूती के कारण निवेश को करने को कम आकर्षक माना है। यानी भारत का बाजार अब एनआरआईज के लिए निवेश की दृष्टि से उतना आकर्षक नहीं रहा है, और इसीलिए जब हाल में आरबीआई ने बैंकों से कहा कि वो डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाएं तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एनआरआईज ने अपने डॉलर भारत में, अनिवासी भारतीयों ने भारत में अपने डॉलर नहीं बेचे। एक आंकड़ा और है, रिजर्व बैंक आंकड़ा बताता है कि जो बकाया डिपॉजिट्स हैं, यानी जो डिपॉजिट्स पे करने हैं, उनमें भी कमी आई। यानी इसका मतलब है कि भारत में एनआरआईज ने भी पैसा भारतीय अकाउंट से निकाला है, इस बात के संकेत दिखाई देते हैं। सर, ट्रेड से डॉलर आएगा नहीं और कैपिटल अकाउंट के आपने कहा कि तीनों स्रोत सिकुड़ रहे हैं, सूख रहे हैं, तो फिर एक खतरा है कितना बड़ा?
अब हम जोखिम का मूल्यांकन करते हैं और जोखिम का मूल्यांकन हम क्या, दुनिया के हर निवेशक, दुनिया की एजेंसियां, S&P, मूडीज, सरकार, सारे लोग करते हैं। और इसका एक स्पष्ट और स्वस्थ मूल्यांकन कैसे हो सकता है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो अभी मौजूदा परिस्थिति उसे देखते हुए, रुपए की गिरावट को देखते हुए इसका मूल्यांकन कैसे हो सकता है, इसके 2-3 अलग अलग सूत्र हमें मिलते हैं जिन पर बाजार में तमाम अलग अलग तरह से चर्चा चल रही है। और आप किस तरफ से इसे देखते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर पूंजी आती रहती, निर्यात गिरता भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, भारत के शेयर बाजार में निवेश होते रहते, अनिवासी पैसा भेजते रहते, स्टार्टअप्स की फंडिंग चलती रहती, तो विदेशी मुद्रा का जो सुरक्षा घेरा था वो मजबूत रहता। कुछ भी उठापटक होती हुई विदेशी मुद्रा का सुरक्षा घेरा नहीं हिलता। यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट एक और बड़ी वजह है जिसके कारण भी भारत में निवेश की उम्मीद थोड़ी सी धूमिल पड़ रही है। अब यहाँ बहस किस बात पर है? बहस इस बात पर नहीं है शुभम, जो बहस हम आमतौर पर सोशल मीडिया पर देखते हैं। बहस इस बात पर नहीं है कि डॉलर कितना मजबूत हुआ, रुपया कितना गिरा और रुपया बाकी करेंसीज के मुकाबले कितना मजबूत है, उसका लाभ कितना है। बहस इस बात पर है और जवाब जिस बात पर सरकार की तरफ से, पारदर्शिता, रिजर्व बैंक की तरफ से आना चाहिए कि भारत के पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त है, किस विदेशी मुद्रा भंडार के किस स्तर को हम भारत के लिए जोखिम से परे मान सकते हैं। और यही वो सवाल है, यही वो एक गुत्थी है जिसका जवाब हमें सरकार या रिजर्व बैंक से कभी नहीं मिलता। रिजर्व बैंक हमें कभी नहीं बताता कि रुपए का स्तर क्या है। अभी हाल में पहली बार रिजर्व बैंक ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में 80 रुपए का लेवल तय किया और तब लोगों को समझ में आया कि रिजर्व बैंक मानता है कि भारतीय रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 80 तक हो सकती है और तब से रुपया 80 से ऊपर नहीं गया, 82-83 पर ट्रेड कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार कितना पर्याप्त है, इस संदर्भ में बहुत सारे अलग अलग फार्मूले मार्केट में हैं और बाजार में विशेषज्ञों के बीच में है। वो कौन सा फार्मूला हम चुनते हैं ये हमारे ऊपर है। एक स्थायी नापजोख ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। ये एक स्थायी आंकड़ा है। जो ताजा आंकड़ा हमारे पास अभी आता है वो बताता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 महीने से कम के आयात के लिए पर्याप्त दिखता है, 8.5 महीने के आसपास पे। 15 अक्टूबर के आंकड़े के हिसाब से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 532 अरब डॉलर था। भारत का औसत मासिक आयात 60 से 63 अरब डॉलर के आसपास रहता है। इस हिसाब से करीब 9 महीने के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है इसमें। और नीचे जितना ये नीचे जाएगा, इंपोर्ट का ये क्रूड इंडिकेटर है, ये सबसे बड़ा और मोटा इंडिकेटर है जिसके आधार पर आप किसी देश की विदेशी मुद्रा सुरक्षा या भुगतान संतुलन की सुरक्षा और खतरे को नाप सकते हैं कि उसके पास कितनी विदेशी मुद्रा रिजर्व में है और कितना वो इंपोर्ट करता है। इस हिसाब से अगर आप देखें, पर इसका एक दूसरा पैमाना भी है जिसपे हम आगे आते हैं, जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण सूक्ष्म पैमाना है जिसके आधार पर किसी देश के विदेशी मुद्रा देनदारियों की भी गणना इसमें शामिल की जाती है और इसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कहते हैं, IIP कहते हैं। रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर इसके आंकड़े जारी करता है। रिजर्व बैंक IIP की एक पोजीशन को एक रिपोर्ट जारी करता है। यह पोजीशन शुभम ये बताती है कि किसी देश की टोटल फॉरेन करेंसी एसेट्स कितनी है और टोटल फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज कितनी है। ये लगभग वैसी ही परिस्थिति है जैसे कि आप सरकार का बजट देखते हैं कि सरकार की एसेट्स कितनी है, सरकार की लायबिलिटी कितनी है, किसी कंपनी की एसेट्स कितनी है, किसी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है। विदेशी मुद्रा खाते को भी लगभग उसी तरह से पूरी दुनिया में देखा जाता है। रिजर्व बैंक का एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के तहत वो रिपोर्ट देता है। रिजर्व बैंक की वो रिपोर्ट आपको रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज में माना जाता है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, डेट में आ रहा है, रिजर्व्स आ रहा है सेंट्रल बैंक के तौर पर, जो भारतीय लोग कर रहे हैं ये एसेट्स है। गोल्ड है, STR अलग एसेट्स है। लेकिन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, पोर्टफोलियो में, डेट में गैर अनिवासी लोगों की तरफ से आ रहा है वो भारत की लायबिलिटीज में। इसके अलावा जमा जो हैं और लोन हैं और जो ट्रेड क्रेडिट है, व्यापार का क्रेडिट है। मोटे तौर पर समझें तो विदेशी मुद्रा के हिसाब में अनिवासी भारतीय जो भारत में निवेश करते हैं, जो भारत में दुनिया में रहने वाले भारत में निवेश करते हैं, शेयर में, डेट में, गोल्ड में, ये एसेट्स हैं। और जबकि जो नॉन इंडियंस का इन्वेस्टमेंट है उसे हम लायबिलिटीज़ में मानते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, इसमें सरकार का और कॉर्पोरेट का कर्ज भी शामिल है जो इसमें आता है। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन का पॉजिटिव होना ये बताता है, ओवरऑल इसमें कैपिटल भी शामिल है, पॉजिटिव होना ये बताता है कि संपत्तियां बेहतर स्थिति में है और देनदारियां कम है।
एसेट्स आपकी अच्छी हैं और लायबिलिटीज कम है। यहां भारत की स्थिति चुनौतीपूर्ण दिखती है। ये दूसरा पैमाना है जो सूक्ष्म स्तर का कट है, इसे अगर आप ध्यान से देखें। यहां हम दो पैमानों पर देखते हैं कि भारत की नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन कितनी है और भारत में रिजर्व और लायबिलिटीज का रेशियो कितना है। इसे गौर से देखें तो भारत का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन का 50% है। जितनी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन उसका 50% है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार करीब $532 अरब है। जून तिमाही का आईआईपी जो हमारे सामने था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, वो $360 अरब था। यानी अगर हम हाइपोथेटिकली माने कि सारी देनदारियां एक मुश्त अलग कर दी जाएं तो विदेशी मुद्रा भंडार में कितना पैसा बचता है जो जून तिमाही में हमारे पास था। ये हालत 2010 से है। वो चार्ट आप दोबारा देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि भारत की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन में 2010 से लगातार बढ़ोतरी हो रही, गिरावट या असंतुलन दिख रहा है। पर इसकी बड़ी वजह चालू खाते का घाटा है, क्योंकि कैपिटल भारत में बहुत ज़्यादा आ रही है। उस कैपिटल की वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन में ये चेंज आ रहा है। अब आज लेकिन 2008 की तुलना में हम काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। 2008 में स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी इस सिचुएशन में। अब भारत की कुल देनदारियों में से करीब $1.5 ट्रिलियन के आसपास की देनदारियों में 30% देनदारियाँ छोटी अवधि की हैं, शॉर्ट टर्म डेट है। कभी हम डेट पर, भारत के फॉरेन डेट पर अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे तो हम बेहतर समझ पाएंगे कि अभी लेकिन हम चूंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में देखें कि 30% की देनदारियां छोटी अवधि की देनदारियां, इसमें छोटी अवधि के कर्ज हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जिसे माना जाता है कि हम शॉर्ट टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो लंबे समय तक के लिए रहने वाला है। हाइपोथेटिकली ऐसा नहीं होगा कि छोटी अवधि का कर्ज या ये पैसा एकदम बाजार से निकलने लगेगा या लोग लिख के निकल जाएंगे या इस तरीके की परिस्थिति आएगी। लेकिन जब विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में होता है, जब विदेशी मुद्रा भंडार 12 महीने से नीचे के स्तर पर आ जाता है, तब इस इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को भी गणना में देखा जाता है, करीब से देखा जाता है। क्योंकि जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार साल भर से ज़्यादा की निर्यात आयात जरूरतों के लिए है, तब तक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन में अगर कोई बढ़ोतरी हो भी रही है तो उसे सहनीय स्तर पर माना जाता है। ये लगभग वैसी स्थिति है जैसी कि महंगाई के तौर पर, महंगाई जब 6% से ऊपर निकलती तब हम आरबीआई चिंतित होता, नहीं तो सहनीय स्तर के तौर पर है इसके। क्योंकि तब ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार में जोखिम की नापजोख के लिए इसे भी शामिल किया जाता है। अब अगर इसे निकाल दें आप बाहर हाइपोथेटिकली, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति 5 महीने के इंपोर्ट के बराबर बचती है। लेकिन अगर इसे आप शामिल रखें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर भी 9 महीने के आसपास है, जो कि सहनीय परिस्थिति तो है पर बहुत मजबूत परिस्थिति गिवन सिचुएशन में नहीं है। यही वजह है शुभम बार बार कि रिजर्व बैंक लगातार विदेशी कर्ज को लेकर भी सफाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि भारत पर विदेशी कर्ज बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं, सही बात है, खतरनाक स्थिति में नहीं है क्योंकि 30% शॉर्ट टर्म कर्ज है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त हो आपके पास, तब ये चिंता थोड़ी सी कम दिखाई देती है। और यही वजह है कि विदेशी मुद्रा भंडार के इस्तेमाल को लेकर रिजर्व बैंक लगातार दबाव में और बहुत संभाल कर वो बाजार में दखल दे रहा है। क्योंकि एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होगी कि पिछले साल नवंबर में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में चौथे नंबर पर था। सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था पिछले साल नवंबर में, और आज हम ये 2021-22 का 607 का आंकड़ा है, हम चौथे नंबर पर थे और वहां से हम घटते घटते सबसे तेजी से 532 पर आ गए। और वो आंकड़ा अगर आप वापस दोबारा देखें जो हमने स्क्रीन पर दिखाया था, जो उससे हमने अपनी बात शुरुआत की थी, और यही वजह है कि 1991, 2007-8, 2013 की तुलना में भारत में डॉलरों की कमी सबसे ज़्यादा इस समय देखी जा रही है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकले। लेकिन यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण और राहत देने वाली बात यह है कि उन दोनों परिस्थितियों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर कम था। भारत के पास ये जब हम इस संकट में प्रवेश कर रहे थे तब तक हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा विदेशी मुद्रा भंडार था। यानी हम $600 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार पर थे तो हम $100 बिलियन का ये नुकसान उठा ले गए। अब आप कल्पना करिए कि अगर ये $100 बिलियन पहले से ही कम होता तो हम किस स्थिति में होते। तो ये जोखिम की नापजोक है। इतिहास हमें बताता, हम वापस इतिहास की तरफ चलते, इतिहास हमें बताता है कि 1991 में जो विदेशी मुद्रा संकट आया भारत में, और रिजर्व बैंक ने लंबी रिपोर्ट लिखी जो सरकार को भेजी गई, और भारत में उस विदेशी मुद्रा संकट पर इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे शोध हुए। उनमें ये पाया गया कि भारत निर्यात पर निर्भर रहकर अपनी अर्थव्यवस्था को कभी भी भुगतान संतुलन की स्थिति में नहीं ला सकता। आप कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त डॉलरों की आपूर्ति और भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी मुद्रा के जोखिम से तब तक नहीं बचा सकते जब तक आप निर्यात पर निर्भर रहेंगे। क्योंकि
भारत की क्षमताएं निर्यात बढ़ाने की नहीं है। इसलिए अगर आप ध्यान से करीब से देखें, 1991 के बाद भारत में जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए वो सारे के सारे रिफॉर्म्स विदेशी पूंजी बढ़ाने के लिए कैपिटल साइड से थे। हमने उतना इन्वेस्टमेंट या हमने उतना फोकस भारत से निर्यात बढ़ाने पर नहीं किया जितना पूंजी मंगाने पर किया। वो चाहे पूंजी स्टार्टअप्स में आ रही हो, चाहे वो भारत में एफडीआई आ रहा हो, विदेशी निवेश आ रहा हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में निवेश आ रहा हो। इसलिए भारत दुनिया की बाकी अन्य देशों की तुलना में एफडीआई को लेकर, भारत में विदेशी निवेश को लेकर भारत में इतनी चर्चाएं होती हैं। उन चर्चाओं के पीछे का मंतव्य ये है कि आपको अगर हर महीने जितने डॉलर खर्च करने के लिए चाहिए उतने डॉलर आप अपना माल बेचकर नहीं ला सकते, तो उसके बदले आप पूंजी लेकर आते हैं। और पूंजी तब आती है जब आपकी अर्थव्यवस्था में डिमांड हो, आपकी अर्थव्यवस्था में खपत हो, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाली कंपनियां पहले भारतीय बाजार में बेचने के लिए आती हैं और फिर यहां से बाहर बेचना शुरू करती हैं। अब फिर यहां से, जैसे हमने शुरुआत में कहा शुभम, की इतिहास हमें ये सिखाता है कि हमें इन संकटों से कैसे निपटना चाहिए। 1991 और 2007-8 और 2013 के संकटों ने हमें सिखाया था। 2013 में भी इस तरीके की नसीहतें थी, पर उतनी ज़्यादा नसीहतें डॉलर के संदर्भ में नहीं थी, रुपए की गिरावट के लिए थी। हालांकि रुपए में उस गिरावट का फायदा बाद में हमें मिला। लेकिन यह संकट फिर बता रहा है कि भारत के पूरे एक्सटर्नल सेक्टर में, पूरे विदेशी कारोबार में और विदेशी नीतियों में बड़े रीसेट की जरूरत है। हम आज जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ से हमें भारत के एक्सटर्नल सेक्टर को, चाहे वो निर्यात हो या पूंजी हो इन्हें सबको नए सिरे से देखना पड़ेगा। 2005, 6, 7 के बाद हमने इनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा है। भारत को विदेशी पूंजी के लिए नए रास्ते खोलने ही होंगे। आपको अपने यहाँ भारत में डॉलर्स आमंत्रित करने पड़ेंगे। 1991 में 1.2 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त नहीं था। केवल 1.2 अरब डॉलर बचे थे और सरकार हिल गई थी और हम गोल्ड रिजर्व्स को बाहर रखने की स्थिति में आ गए थे। आज 500 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और रुपया 13% टूट गया है। जब आप 500 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठे हैं तब भारत की करेंसी 13% टूट चुकी है। अब ये वो बताता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, बढ़ोतरी आती है, डिमांड आती है, आपका सुरक्षा घेरा उतना ही मजबूत होता चला जाना चाहिए। और यहाँ हमें जोखिम की नापजोख मिलती है। तो क्या इस तूफान के गुजरने के बाद सरकार सबक लेगी, परिस्थितियाँ बदलेगी? क्या हम ये देखेंगे कि भारत में विदेशी पूंजी लाने के और तौर तरीके निकाले गए, या फिर भारत को इस संकट का सामना करने के लिए अपने इंपोर्ट ही कम करने पड़ जाएंगे, अपने आयात में ही कमी करनी पड़ जाएगी और उसका असर हमें भारत की आर्थिक विकास दर पर आने वाले समय में दिखाई देगा? यह कहना हमारे लिए मुश्किल है। पर भारत के जोखिम की जो मौजूदा नापजोख है, जहां हम आज खड़े हुए हैं विदेशी मुद्रा भंडार, रुपए की गिरावट की परिस्थिति में, उसका रिपोर्ट कार्ड ये था आपके सामने। बिल्कुल। तो सीधा 2 टूक ये है कि निर्यात से आप लाना चाहें कि विदेशी मुद्रा भंडार आ जाए और आप मजबूत हो जाएं, नहीं हो सकता। आपको पूंजी लानी चाहिए। पूंजी लाने के नए तरीके, नए निवेश के रास्ते खोजने चाहिए और पूंजी लाकर ही कैपिटल अकाउंट अगर आपका मजबूत होगा तो ये चिंता जो है वो थोड़ी सी मंद पड़ जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, धुंधली हो जाएगी। सर, अब बारी सवाल जवाबों की। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है राकेश का। राकेश जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि डॉलर कब और कैसे कमजोर होगा। वो उस दिन की राह देख रहे हैं जब डॉलर कमजोर हो जाए। डॉलर की कमजोरी दुनिया के किसी देश के हाथ में नहीं है। हमने डॉलर का एक ही बार बड़ा डिवैल्यूएशन देखा था, जिसका जिक्र हमने उस एपिसोड में किया था, जब दुनिया के देशों ने दबाव बनाया था और अमेरिका को अपना निर्यात बढ़ाना था। डॉलर उसी क्षण कमजोर होगा जिस दिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था ये सोचेगी कि उसे एक्सपोर्ट बढ़ाना है। अभी अमेरिका की अर्थव्यवस्था महंगाई से पीड़ित है, उसे इंपोर्ट सस्ता मिल रहा है, इसलिए वो डॉलर कमजोर करने में कोई रुचि नहीं लेंगे। 80 के दशक में अमेरिका का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर बढ़ाना चाहती थी अमेरिका की सरकार, इसलिए उसने डॉलर को कमजोर किया था। उसके बाद हमने अमेरिका के उद्योगों में बड़ा फेरबदल देखा, जिस पर हम अभी आपको जिस तरफ हम इशारा कर रहे थे। उसके बाद अमेरिका से बहुराष्ट्रीय कंपनियां निकलना शुरू हुई और उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी फैक्ट्रीज लगाई और खासतौर से उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में, उन देशों में फैक्ट्रीज लगाई जिनकी मुद्रा अमेरिका की तुलना में पेरिनेली कमजोर थी, तो और वहां से उनको निर्यात का लाभ मिलना शुरू हुआ। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जब मंदी आएगी, मंदी के बाद निर्यात बढ़ाने की जरूरत महसूस होगी, तब अमेरिका की सरकार डॉलर का मूल्यांकन कर सकती है। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना ये कि जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का दौर रुक जाएगा, ब्याज दरों में गिरावट आएगी। हमने पूरा चार्ट पूरी ट्रेजेक्ट्री हमने पिछले वाले एपिसोड में आपको समझाई थी कि जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डॉलर मजबूत होता है। जैसे ब्याज दरें कम होना
शुरू होंगी। डॉलर की ये ऊंचाई 117-18 से घटकर फिर 96-97 के आसपास आ जाएगी, लेकिन इसके लिए 2024 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2023 के अंत में ये हो जाएगा, ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। जेंजू कुरीटा का एक सवाल है, वो कहने कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पर आती है, फिर भी हम विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील देश हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों है? विकसित और विकासशील देशों के पैमाने बहुत अलग अलग तरीके से तय किए जाते हैं। खासतौर पर पैमाने प्रति व्यक्ति आय पर तय किए जाते हैं, सुविधाओं पर तय किए जाते हैं, पर महत्वपूर्ण पैमाना प्रति व्यक्ति आय को लेकर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर पैरिटी में और उत्पादन की श्रृंखला के आधार पर बड़ी हो सकती है, पर प्रति व्यक्ति आय में भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत छोटी अर्थव्यवस्था हैं। और लोगों की खपत के मामले में तो और भी छोटी अर्थव्यवस्था है प्रति व्यक्ति खपत के मामले में। ये थे हमारे सवाल जवाब। अब बारी आपकी इनकम की। सर, दिवाली का मौका है, इनकम की सेक्शन में कुछ खास, कुछ विशेष? तो मनी9 का ऐप आपके पास है, और अगर आप नहीं है और कहीं और से आप देख रहे हैं तो उस ऐप को तत्काल डाउनलोड करिए, क्योंकि जब आप इस एपिसोड को देख रहे होंगे तब तक मनी9 का दिवाली का पूरा पैकेज, पूरा स्पेशल, कुछ कार्यक्रम इस पर आ चुके होंगे और कुछ कार्यक्रम इसके बाद आएंगे। दिवाली को मनी9 ने लगभग ने वैसे नहीं देखा जैसे आमतौर पर लोग देखते हैं। दिवाली को मनी9 आमतौर पर लोग खर्च के फेस्टिवल के तौर पर देखते हैं, पैसा निवेश करने के तौर पर के फेस्टिवल पर देखते हैं। मनी9 ने दिवाली को बचत के फेस्टिवल के तौर पर देखा। लक्ष्मी बचाने से बढ़ती है, इस दृष्टि से मनी9 ने के इस ऐप के ऊपर आपको एक सीरीज़ में कई सारे ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे हमारे अलग अलग शो के बीच में, चाहे वो चैन की सांस हो, 80-90 पूरे 100 हो, मकान दुकान हो, जो आपको इस दिवाली अपनी लक्ष्मी को लेकर, अपने धन को लेकर ज़्यादा समझदार बनाएंगे। खर्च करना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि कैसे बचाएं, कैसे सही ढंग से खर्च करें। और वो सीरीज़ पूरे कार्यक्रमों की आपके पास उपलब्ध है। कुछ आ चुके हैं, कुछ दिवाली का एक्सटेंडेड हफ्ता है जिसमें आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप तुरंत मनी9 के ऐप पर उन शोज़ को देखिए और अपने वित्तीय फैसलों की, अपने वित्तीय खाते की शुरुआत, पुराने व्यवस्था में दिवाली पर नए खाते खुलते हैं, नए खातों की शुरुआत होती है भारतीय कारोबारी परंपरा में, तो अपने बचत के खाते की, अपने वित्तीय खाते की शुरुआत करिए मनी9 के इन शोज़ को देखकर। चलिए, लक्ष्मी के पर्व पर लक्ष्मी कैसे साधी जाए, कैसे बचाई जाए, कैसे निवेश की जाए, इसकी पूरी जानकारी आपको मनी9 के ऐप पर मिलेगी। सर, किस्सों के सिक्के में इस बार क्या खास लिखा है आपने? किस्सों के सिक्के में इस बार हम बात करेंगे। हमने देखा ब्रिटेन की सरकार का फैसला कितनी बुरी तरह वहाँ की राजनीति पर भारी पड़ा। जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री लिज ट्रस की रैंकिंग बुरी तरह गिर चुकी है, वित्त मंत्री को हटाना पड़ा, नए वित्त मंत्री आए, उन्होंने मिनी बजट को सर के बल खड़ा कर दिया। इन सरकारों की साख आमतौर पर हवा पानी मौसम की तरीके से होती है। समस्या तब आती है शुभम, जब सरकारों के कारण संस्थाओं की साख गिरती है, क्योंकि बाजार और निवेशक और लोग संस्थाओं की साख पर भरोसा करते हैं, संवैधानिक संस्थाएं और वित्तीय संस्थाओं की साख पर। और हुआ ये कि लिज ट्रस के इस राजनीतिक एडवेंचरिज्म में बैंक ऑफ इंग्लैंड की साख चौपट हो गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की साख इतनी खराब हो गई कि IMF को यह कहना पड़ा कि सरकार की नीति और बैंक ऑफ इंग्लैंड की नीतियों के बीच में जो टकराव दिखता है ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। किस्सों के सिक्के में इस बार हम आपको बताएंगे कि सरकार के फैसले बैंक ऑफ इंग्लैंड की साख पर इससे पहले कब कब भारी पड़े। बैंक ऑफ इंग्लैंड को द ओल्ड लेडी ऑफ थ्रेडनीडल स्टेट कहते हैं। 300 साल पुराना यह बैंक इतना दिलचस्प इतिहास और किस्सों से भरा हुआ है, और कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के पर सरकारों के फैसले भारी पड़े, इसमें एक बड़ा किस्सा वो भी होगा कि जब हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के पूरे मार्केट को नकली नोटों से भर दिया और बर्लिन के बाहर नकली नोट छापने का एक खास छापाखाना लगाया गया था। पूरा किस्सा समझिए इस बार किस्सों के सिक्के में। चलिए, बड़ा दिलचस्प है इस बार किस्सों का सिक्का। सर, चलते चलते कोई किताब भी बताएंगे? एक किताब मैंने पढ़ना शुरू किया है, दिलचस्प किताब है, द थर्स्ट ऑफ एम्पायर, द थर्स्ट फॉर एम्पायर, हाउ टी शेप्ड मॉडर्न वर्ल्ड। ये दिलचस्प किताब है जो बताती है कि चाय ने पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। चाय की इकॉनमी कैसे दुनिया में पहली बार कंज्यूमरिज्म लेकर आई। इस किताब को हमने पढ़ना शुरू किया। चाय के दिलचस्प किस्सों से भरी हुई, चाय कैसे आई, कैसे दुनिया में फैली, और चाय ने दुनिया में उपभोक्तावाद कैसे बढ़ाया, और कैसे एक पूरा एम्पायर चाय के सहारे दुनिया में फैल गया। इस पर यह पुस्तक है, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो इसे मंगाकर पढ़ सकते हैं। इसको मैंने पढ़ना शुरू किया, इसके कुछ किस्से आपको कभी किस्सों के सिक्के में मिल जाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का इकोनॉमिकम, पूरा लोडेड था इनकम की बात से, किस्सों के सिक्के से, अर्थात इस बार का काफ़ी दिलचस्प था। एक बिल्कुल नई तरह की बात थी जो जानने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका इकोनॉमिकम को इतनी सारी ढेर सारी प्रतिक्रियाएं, सवाल भेजने के लिए। उम्मीद है आगे भी आप भेजेंगे। नमस्कार।